नई चाह बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम की राह। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सेहत की नई परिभाषा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी लोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है इसकी भाषा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में, सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। ओ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नेचुरल है इसकी भाषा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। रोग मिटेंगे दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सबकी है ये आवाज, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अब मिले हर दिल को सुकून का राज। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने YouTube चैनल नवजीवन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्लिनिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूं डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जिसमें डॉक्टर मनीष पाटीदार जी ने एक डिजीज को पूरा डिटेल में समझाया है प्रोटोकॉल सहित। आशा करता हूं आपकी प्रैक्टिस में ये वीडियो बहुत काम आएगी। साथियों, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 15 दिसंबर 2024 से डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का सेकंड सेम स्टार्ट होने वाला है। जो भी हमारे नए चिकित्सक साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का सेकंड सेम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 15 दिसंबर 2024 तक ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या डॉक्टर प्रकाश जैन जी को आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, अगर बात करें कि डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा सेकंड सेम में क्या स्टडी कराई जाती है, तो बेसिक में डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पूरा बेसिक जो नॉलेज होता है वो सिखाया जाता है, जिसमें आपका प्लांट स्टडी होगी, मेडिसिन स्टडी होगी। लेकिन सेकंड सेम में डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा फिजियोलॉजी एनाटॉमी को पढ़ाया जाता है। प्रतिदिन एक डिजीज पढ़ाई जाती है, उसकी पूरी फिजियोलॉजी एनाटॉमी समझा के प्रोटोकॉल सहित प्रतिदिन एक नई डिजीज पढ़ाई जाती है। तो जो भी हमारे साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके सेकंड सेम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो जो वीडियो पे आपके नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी इसकी डिटेल दी हुई है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप 3 बजे से 5 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की वीडियो। चलिए लेट्स बिगिन। हम लेट नहीं होता है दोस्तों, हमारे मित्र लोग आते जा रहे हैं, जब तक मैं आपको इंट्रोडक्शन देता जा रहा हूँ। ये मल्टीविटामिन 1 का प्रोटोकॉल S5 C5 F1 S6 C6 R सबको इक्वल क्वांटिटी में मिलाया गया, और इक्वल क्वांटिटी में मिलाने की वजह से, और उधर मल्टीविटामिन सेकंड ने सिंथेसिस सेकंड डाइल्यूशन बनाया गया 25 ml 2.5 ml WARE को मिलाया गया। जब इन दोनों प्रोटोकॉल को चलाया गया तो न केवल लीवर, अभी तो यहाँ पर किडनी के लेवल पर भी लीवर और किडनी दोनों जगह पर जहां पर न्यूट्रिशन जाना था प्रॉपर चला गया। और ये बाय चांस बना, यहाँ में WE मिला रहा था, WE न मिलाकर मैंने सिंथेसिस में W डाल दिया। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, तो मैंने कहा चलो यहाँ RE भी डाल देता हूं, वहां भी RE डालता हूं, देखता हूं क्या होता है। ठीक है। और जब मैंने प्रैक्टिकल यूज करना शुरू किया, जब B4 में देना शुरू किया, बहुत ज्यादा एग्रेवेशन, चक्कर आने लग गए, सेगमेंट टेम्परामेंट। जब और डिटेल में डीप में गया, सेकंड डायलेशन में गया, क्या मैजिक आना शुरू हुआ दोस्तों। जिनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो रही थी, उनकी कमी धीरे धीरे दूर होने लग गई। उनका बॉडी से जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, तीन ही चीज का संबंध आपको समझना है, एक आपका स्टमक, एक आपका लीवर, एक आपका किडनी। ये तीन लेवल अगर आपने परफेक्ट कर लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती पूरे बॉडी के सिस्टम को। कल मैंने आपको पूरा मॉलिक्यूलर सिस्टम इसीलिए समझाया था कि मल्टीविटामिन 2 कैसे काम कर रहा है, आपको समझना है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इनके बारे में डिटेल में डाल चुका हूं, जहां जहां ये ल्यूकोडर्मा पे चला गया,
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिनको होती है उनको चलाइए आप, एनीमिया की कंडीशन होती है उनको चलाइए आप, जिन लोगों में मेटाबॉलिक वेस्ट, अब मैंने आपको कल पूरा डिटेल बता दिया, ब्लड और लिम्फ पढ़ने के बाद और ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे आप, वहां पर इसको चलाइए। आप देखिए मैजिक, जो लोग बोलते हैं हमें मैजिक नहीं मिल रहा, मैं चैलेंज करता हूं मैजिक आपके हाथ में। अब्दुल सर हेड साहब, आपको, आपने न केवल उस लेडीज की खुशी दी है जिनको इतने सालों तक प्रेगनेंसी नहीं थी, आपने प्रेगनेंसी कंफर्म कराया, 9 मंथ का पूरा प्रेगनेंसी का प्रोटोकॉल आपने खुद ने बनाया, खुद ने दिया, डिलीवरी भी आपने खुद ने कराई। हेड साहब, आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसे ही डॉक्टरों की जरूरत है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या पैथी से चला रहा, कोई 19 जा रहा है, 147, सब अपनी जगह सही है, हमें किसी से मतलब नहीं। आपने प्रूव किया, अब प्रूव करके आपने जो प्रस्तुत किया, ये कॉन्फिडेंस आपका है, किसी कंपनी का द्वारा आपको प्रायोजित नहीं है, आपने स्वयं ने किया। और हम यही चाह रहे हैं, हमारी फैमिली यही इसीलिए स्ट्रांग बन रही है, हमारे जितने सीनियर इसीलिए स्ट्रांग बन रहे हैं कि आप और मैं मिलकर जो बना रहे हैं वो शायद कोई नहीं बना पाएगा दोस्तों। शायद भविष्य में आपको और मुझे याद किया जाएगा कि यार वो कोई सिर्फ पागल ग्रुप था जो इतना जबरदस्त काम यहाँ पर कर रहा है और डंके के चोट पे कर रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, एलोपेशिया की बात करते हैं। दोस्तों, एक नॉर्मल व्यक्ति में हेयर फॉलिंग होना बहुत इजी है, बहुत इजी है दोस्तों। यदि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाए, मान लो एनीमिया हो गया, आप देखो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसीज हो, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाते हैं, कई बार बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। आप कई बार तेल ज्यादा लगाते हैं, तेल ज्यादा लगाने के कारण जो ऑयल का सिक्रेशन होता है वो हेयर फॉलिंग के लेवल पर बहुत ज्यादा, आप देखो सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, लोगों को डेंड्रफ जाता ही नहीं। आप क्या ऑयल लगा रहे हो, वो शुद्ध है, आपने देखा है, नहीं देखा, आप यूज कर रहे हो इसलिए दिक्कत आ रही है। इसलिए याद रखना, हेयर फॉलिंग एक बहुत सिंपल सा काज होता है, कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो या हार्मोन में इंबैलेंस हो, ये दो चीजों को आप माइंड में रखिएगा, ये पूरे प्रोटोकॉल उसी पे निर्धारित है। ठीक है, उसी पे निर्धारित और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। आप, कई लोग बोलते हैं साहब डेंड्रफ होता है, ठीक है, आप डब्ल्यू का D1 से नहला दीजिए उसको, ठीक है, डब्ल्यू के D1 से नहला दीजिए आप उसको, देखिए क्या बम्पर रिजल्ट आपको नजर आता है। C3L1 F1 A3 दे दीजिए उसको आप, एक्सटर्नल डेंड्रफ के लेवल पर ऑयल में मिलाकर लगा दीजिए आप, है ना। और C4L1 को पॉजिटिव सिंथेसिस सेकंड में C4 को पॉजिटिव D2 से डालिएगा 5 ड्रॉप और वहां पर फ्रीक्वेंटली चला दीजिएगा, देखिएगा हेयर फॉलिंग ऐसे ही बंद हो जाएगा, जरूरत ही नहीं आपको किसी प्रोटोकॉल की। लेकिन जब एलोपेशिया की बात आएगी तो एलोपेशिया एकाएक नहीं होता, है ना। आप कई लोगों को देखते हो, 2 बाल यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से गायब है, स्पॉट गायब है, कई को देखते यहाँ है, गायब हो गए, आगे से गायब हो गया, टकली हो गई। ठीक है, याद रखना, एलोपेशिया एरेटिका हेयर लॉस का एक प्रकार है, ये तब उत्पन्न होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम, आपको पता है हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ही हेयर फॉलिकल पर अटैक करना शुरू होता है। ठीक है, लगातार आपकी पर्टिकुलर हेयर फॉलिंग के लेवल पर काम करना शुरू कर देता है, यानी हमारे हेयर फॉल को बार्ड कर देता है। ठीक है, जहां पर हेयर ग्रोथ होते हैं वहां पर अटैक करता है। ठीक है, इसलिए याद रखना, फॉलिकल का ये डैमेज परमानेंट नहीं होता है। हेयर फॉलिंग का ये जो पर्टिकुलर डैमेज होता है परमानेंट नहीं होता है, यदि अर्ली स्टेज में हम डायग्नोस कर लें कि एलोपेशिया शुरू हो गया। और अर्ली स्टेजेस में जब आप मिनरलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, आप मल्टीविटामिन कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, आप देखिएगा मॉलिक्यूलर मोशन को बढ़ा देंगे। मैंने क्या बोला, सेल्स के लेवल पर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस में डिस्टर्बेंसेस आया, आपके सेल प्रभावित। तो ये क्या है, हेयर फॉलिकल्स का लेवल क्या है, हेयर शेफ्ट क्या है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब ये प्रोसेस होगी ऑटो इम्यून का जिम्मेदार होगा। इसलिए S5 A3 वेन 1 इंडिविजुअली अलग अलग आपके पास क्या तैयार है, 1000, 5000 या 10000। गले नहीं उतरेगा बहुत सारे लोगों के, लेकिन जिसके उतर जाएगा रिजल्ट भी वो लेकर आएगा। मैं डंके के चोट पे बोलता हूं, S5 A3 वेन 1 तीनों को अलग अलग बनाना। यदि 10,000 दे रहे हो, तीनों का एक एक डोज दे दो आप, महीने में एक एक डोज। इसको सुबह दे दो, A3 को दोपहर में दे दो, वेन 1 को शाम को दे दो, कहना बाकी का जो ट्रीटमेंट मैं बना के दे रहा हूं कल से शुरू करना। ऑटो इम्यूनिटी को तोड़ना है, 3 से 6 महीने ये देना है आपको। फर्स्ट टाइम 10,000, सेकेंड टाइम 5,000, थर्ड टाइम 1,000। उसके बाद जरूरत हो तो चेंज करके 500 और 200 पे ले आइए, आपका 30 पे आते आते मैजिक हो जाएगा। आप करके देखिएगा दोस्तों, हमने किया इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात, जब आप ऑटो इम्यूनिटी के लेवल पर बिहेवियर तय कर देते हो, ये मेडिसिन का आपने बहुत कुछ तय कर दिया दोस्तों। अब क्या तय करना है, अब ये तय करना है कि भाई चलो ठीक है, एलोपेशिया हो गया, हमने चैलेंज स्वीकार कर लिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हम उसको भी पूरा करेंगे। ठीक है, हमने ये देखा एलोपेशिया 3 प्रकार का होता है, एलोपेशिया एरेटिका, एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज और एलोपेशिया टोटली का। ठीक है, एलोपेशिया एरेटिका सबसे कॉमन पाया जाता है। एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज मतलब पूरे बाल झड़ते हैं जगह जगह से, 2 बाल यहाँ 2 बाल यहाँ। ठीक है, और एलोपेशिया टोटली का यहाँ रह गया, बाकी बीच में पूरा सपाट हो गया। ये तीनों कैरेक्टर आपको मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, जब एलोपेशिया एरेटिका डेवलप होता है तो आप कैसे डायग्नोस करते हैं, बहुत सिंपल है यार, आप लोगों ने सबने ट्रीटमेंट किया हुआ है ना। याद रखना, प्राय गोल टेढ़े मेढ़े जहां तहां आपके बॉडी में पैचेस बन रहा है। ठीक है, खास तौर से आपके स्काल्प के लेवल पर। ठीक है, सिर के बालों से वहां पर स्पॉट, पूरे के पूरे बाल गुच्छे के रूप में वहां से गिर जाए। ठीक है, ये एक प्रकार से ऑर्गन के डीनेचरिंग कंडीशन को दर्शाता है, अर्थात विकृति को दर्शाता है, एलोपेशिया एरेटिका कहलाता है, जिसका कारण आज तक मॉडर्न साइंस लगा हुआ है, कारण अभी तक किसी को नहीं पता है दोस्तों। ये याद रखना, कुछ समय के लिए होता है और लगभग 1 से 2 वर्षों में
बहुत इजीली स्वतः ठीक हो जाता है। ठीक है, याद रखना 20 ईयर से ऊपर के लोगों में ही जनरली देखने को मिलता है, लेकिन आजकल तो दोस्तों अभी मेरे पास 8 साल का बच्चा चल रहा है, 8 साल के बच्चों को भी एलोपेशिया एरेटिका देखा। अब इसका रीजन क्या, आप देख रहे हो फंगल इन्फेक्शन कितना है। आप में से कितने लोग हैं जो फंगल एक्ने के बारे में जानते हो? फंगल एक्ने के कितने केस देखे आपने? ठीक है, मंडे गायब हो तो ना मैं बताऊंगा एक्ने। ठीक है, फंगल एक्ने क्या होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों 20 ईयर से ऊपर के लोगों में आजकल किसी भी एज के चिल्ड्रन में, किसी भी एज के एडल्ट में बहुत ही, आप जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हो बहुत इजीली आपको देखने को मिलेंगे केसेस। और यही कारण है वुमन और मेन आप यहां पर किसी को ये नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि यहां पर वुमन को ज्यादा है या मेन को ज्यादा है। ऑफकोर्स दोनों को मिल रहा है प्रेजेंट कंडीशन में, और सबसे ज्यादा तो महिलाओं को। साहब देखो ये गुच्छे के गुच्छे मेरे बाल झड़ रहे हैं, क्योंकि एक एनीमिया, दूसरा हार्मोनल डिस्टर्बेंस। ये दोनों कैरेक्टर साइमल्टेनियसली फीमेल में ज्यादा होता है, मेल में कम होता है। लेकिन याद रखना जब मैं कारण बताऊंगा तब इसको एक्सप्लेन करूंगा कि मेल में क्यों हो रहा है। आज के समय में 20 साल, 22 साल, 24 साल जो सेक्सुअल एक्ट में ज्यादा होता है, उस सेक्सुअल एक्ट वाले मेल को सबसे ज्यादा एलोपेशिया क्यों देखने को मिल रहा है? आजकल बहुत ज्यादा मिल रहा है भाई। पुराने लोग तो 80 से 90 साल में बिल्कुल ऐसे काले काले बाल लेकर घूमते थे, लेकिन हम तो अभी से गंजे हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सोचिएगा दोस्तों, एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज की बात करते हैं। कुछ स्पेशल कारण होते हैं बॉडी के, जिसमें पूरी बॉडी के पूरे स्काल्प के लेवल पर, हेड के लेवल पर, इधर उधर सब जगह के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और ये सेल्फ ट्रीटमेंट करने से भी ठीक किया जा सकता है। इसको बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज। इसका मेन कारण होता है इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ, यानी न्यूट्रिशनल। आप खा रहे हो मानते हैं, लेकिन क्या एब्जॉर्ब हो रहा है ना? आप एक घर में देख रहे हो, 2 बच्चे, एक मोटा हो गया, एक दुबला हो गया। आपने कभी गौर किया? जिसने एब्जॉर्ब किया वो भी 2 रोटी खा रहा है, जबकि वो दुबला है वो 8 रोटी खा रहा है, ये 2 खा रहा है, लेकिन फिर भी तो इसमें 2 रोटी की ही डिमांड है, लेकिन इसमें 8 रोटी की डिमांड है। ठीक है, याद रखना मेटाबॉलिक प्रोसेस, इसमें मेटाबॉलिक बहुत ज्यादा है, हाइपर मेटाबॉलिक है, बीएमआर बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन इसका बीएमआई कम है। याद रखना दोस्तों, इसलिए आपको वेरिएशन देखना पड़ेगा, है ना? आप यही चीज देखोगे कब? यही कारण है, मैं आपको बता रहा हूं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर ठीक किया तो आप हाइपरटेंशन ठीक कर सकते हो, रूमेटिक अर्थराइटिस ठीक कर सकते हो, डायबिटीज ठीक कर सकते हो, आप हाइपोथायरायडिज्म, हाइपरथायरायडिज्म ठीक कर सकते हो, रूमेटिक अर्थराइटिस ठीक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हो दोस्तों। इसीलिए आप बेसिक चीज को समझिएगा। तीसरा होता है एलोपेशिया टोटेका। किसी भी अज्ञात कारण से, किसी भी फंगल इन्फेक्शन के कारण, किसी भी प्रकार के कोई भी कारण हो, फ्रंट में, हेड में पूर्ण रूप से ढकने वाली जो स्काल्प होती है, वहां से बीच से जो बाल गिरना शुरू होता है, केवल आसपास रह जाते हैं, पूरे बाल एलोपेशिया टोटलिका के अंदर झड़ जाते हैं। ठीक है, इनको ट्रीटमेंट करना बहुत कठिन है, लेकिन जब तक स्थायी ना हो तब तक बहुत इजी है ट्रीटमेंट करना। ठीक है, हमारे डॉक्टर राजा बाबू सर विशाखापट्टनम से, उन्होंने बहुत अच्छे केसेस लिए अपने खुद के लेवल पर भी और कई लेवल पर, और हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे मेंबर हैं जिन्होंने इनका फीडबैक्स लिए हैं दोस्तों। और यही कारण है क्योंकि उन्हें पता है एलोपेशिया एक ऑटोइम्यून डिसीज है। जब हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी सेल्स को गलती से फॉरेन सब्सटेंसेस समझकर, फॉरेन बॉडी समझकर नष्ट करने लगता है दोस्तों, क्योंकि हमारे सामान्य रूप से जो बॉडी में काम होता रहता है, डेली परिवर्तन होता है। ठीक है, और इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को बाहर की तरफ से आने वाले जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स होता है, जैसे बैक्टीरिया हुआ, जैसे वायरस हुआ, उनसे डिफाइन करने का काम करता है, उनसे डिफेंड करता है। और यदि हमें एलोपेशिया हो रहा है तो आप समझ जाइएगा हमारा इम्यून सिस्टम हमारे हेयर फॉलिकल्स पर जाकर अटैक कर रहा है। ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर होता है जहां पर हेयर ग्रो करते हैं, और गलती से ये वहां पर जाकर अटैक करता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब आप पर्टिकुलर स्किन को देखोगे तो स्किन में ये कैरेक्टर होता है, यहां से ये हेयर निकला और ये पर्टिकुलरली आपका हेयर शेफ्ट है, और यहां पर आपका पर्टिकुलरली सीबेसियस ग्लैंड होता है, और ये सीबेसियस ग्लैंड का जो पर्टिकुलर सीबम होता है, ये पर्टिकुलरली यहां पर सीक्रेट होता है दोस्तों। याद रखिएगा। ठीक है, और यही कारण है जब प्रोसेसेस होती है तो आपको याद रखना है कि यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, याद रखना हेयर लॉस हो क्यों रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, आजकल के जितने भी टॉप क्लास रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि यहां पर DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, मेल में यही टेस्टोस्टेरोन इनएक्टिव रूप में होता है, और जो ये DHT होता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बहुत ही एक्टिव रूप में होता है, बहुत तेजी से काम करता है। इसलिए याद रखिएगा, मां के पेट से ही पता चल जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। याद रखना, मां के पेट से ही पता लग जाता है कि लड़का है कि लड़की है। याद है आपको? क्यों? क्योंकि ये DHT पर निर्भर करता है, अर्थात लड़के के कैरेक्टरिस्टिक इसी DHT के कारण बनते हैं। ठीक है, C19H30O2 इसका फार्मूला है, अर्थात DHT लो टेस्टोस्टेरोन से दोस्तों 5 अल्फा रेडक्टेस एंजाइम की उपस्थिति में बहुत तेजी के साथ बन जाता है। और यही कारण है दोस्तों, जब ये प्रोसेस बनती है सामान्यतः किसी भी टिश्यू में आप जाओ वहां बनता है। याद रखना, इसका बहुत बड़ा रीजन आपको बता रहा हूं, अगर ये रीजन आपको समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा BPH क्या होता है, पेनाइन फोस्फेट हाइपरट्रॉफी। यहीं से लिंक बता रहा हूं, और अभी से मैं कान खोल के सुन लीजिएगा। अगर हमारे साइंस को समझना है तो आपको लिंक खोजना पड़ेगा, एक दूसरे से कनेक्शन खोजना पड़ेगा। अभी देखो, हमने DHT का कनेक्शन यहां से एलोपेशिया, और साथ में आप पूछ लेना उसको BPH भी मिलेगा। कैसे? याद रखना दोस्तों, यहां पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड में भी बनता है, स्किन में भी बनता है, लीवर में भी बनता है, ब्रेन में भी बनता है, हेयर फॉलिकल्स में भी बनता है, इवन सेमिनल वेसिकल्स में भी DHT बनता है।
वहां पर भी इनका उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है इसी टेस्टोस्टेरोन के डीएसटी में कन्वर्शन के बाद ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इस एक्टिव रूप में डेवलप होता है। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है दोस्तों, तो आप मान के चलिएगा यदि डीएसटी नॉर्मल से ज्यादा बनने लगेगा, आप देख लीजिएगा हेयर फॉलिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप केवल डीएसटी के लेवल पर आ जाइए, यहां पर प्रोटोकॉल आपको नजर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना ये पूरे प्रोटोकॉल आप जब यहां पर टैली करेंगे आपको ये नजर आ गया डीएसटी को इनएक्टिव करने का, C3L1F1A3। ठीक है, याद रखना ये न्यूट्रल कर देगा। इसीलिए अगर नॉर्मल से ज्यादा डीएसटी बन रहा है, डायडोस टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, तो याद रखना एलोपेशिया हो जाएगा आपको। ठीक है, यही कारण है प्रोस्टेट में, यदि प्रोस्टेट ग्लैंड में डीएसटी ज्यादा बन रहा है, आप ज्यादा यूज कर रहे हो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर करके, ज्यादा आप सेक्सुअल इंटरेक्ट कर रहे हो, क्या होगा? प्रोस्टेट इनलॉज हो जाता है। तो जो प्रोस्टेट इनलॉज होगा इसको आप बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ठीक है, इसलिए आपको ये याद रखना है, यहां पर C3 का रोल भी बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन नेगेटिव में, याद रख लेना। इसलिए ऐसी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों जिससे हम 5 अल्फा रेडक्टेज एंजाइम को कम कर सके। ठीक है, अर्थात उस फंक्शन को कम कर दें जिससे हेयर फॉलिंग हो रहा है। इसीलिए यहां पर C3L1F1A3 को यूज किया गया, जिसके कारण वहां पर डीएसटी का रोल कम हो जाए। अर्थात उस फंक्शन को आप कम कर रहे हो उन लोगों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है। ठीक है, जितनी भी ऑटो इम्यून डिसीजेस होती है जैसे कि टाइप 1 डायबिटिक, रोमेटिक अर्थराइटिस, इसलिए कुछ साइंटिस्ट एलोपेशिया को डेवलप होने में कहीं ना कहीं जेनेटिक्स का भी उपयोग करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं कि जेनेटिक्स भी इसका बहुत बड़ा कारण है। भाई माँ पिता को था तो डेफिनेटली बच्चों में आ रहा है। ठीक है, वातावरण का, एटमॉस्फेयर का भी कुछ ना कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन आजकल देखने को मिल रहा है जो एलोपेशिया को और तेजी से बढ़ा देता है। ठीक है, पहले से ही आदमी अगर जेनेटिकली पीड़ित होता है दोस्तों, तो याद रखना स्ट्रेस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेस व्हिच जनरेट एलोपेशिया एज वेल। याद रखना दोस्तों, यही कारण है आज आपके और मेरे जैसे लोग जो दिन भर लगे रहते हैं कि यार कहां से पैसा आएगा। चलो हम लोग तो ठीक है कमा रहे हैं, जो लोग जॉब करते हैं बेचारे 4,000, 5,000, 7,000, 10,000 रुपए के लिए दिन भर जॉब करते हैं, ना न्यूट्रिशन ढंग से मिल रहा है उनको, दिन भर एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन से सामना करते हैं, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, ले रहे ये ला रहे, ले वो ला रहे, घर आए तो बीवी बच्चे के लिए ये लाओ, ये करो, ये पैसा तो ये करो। ठीक है, ये सारी चीजें स्ट्रेस डेवलप करती है और ये केमिकल अल्टरेशन होता है जो हार्मोनल और न्यूट्रिशन को इम्बैलेंस करता है और कभी-कभी ऑटो इम्यूनिटी को भी डेवलप करता है दोस्तों। इसलिए याद रखना, जब सिम्टोमेटिक आप देखोगे मुख्य रूप से एलोपेशिया एरिटिका पाया जाता है। इसके मुख्य कारण आपको नजर आएगा कि हेयर लॉस होना शुरू हो गया। हेयर सामान्यतः छोटे-छोटे गोलाकार पैचेस के रूप में गिरता है जो सामान्यतः कई सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं। ठीक है, इवन बॉडी के पूरी बॉडी के लेवल पर भी, बॉडी के पार्ट में भी हेयर का लॉस होना होता है दोस्तों। और सबसे पहले हमारे बालों का टूटना कब होता है? जब आप बिस्तर पे सुबह सो के उठ रहे हो तो 5-7 बाल दिख रहे हैं, खासतौर से महिलाओं की बात कर रहा हूं, कंघी कर रहे हैं तो 25-30 बाल हाथ में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तब मालूम पड़ता है जब हमें उसका दर्शन होना शुरू होता है कि 2-4 बाल रोजाना गिर रहे हैं। आप क्वांटिटी देखेंगे तो 8 से 10 बाल रोज गिरना नॉर्मल है महिलाओं के लिए। ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि गिरेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे, नए कैसे आएंगे। इसलिए याद रखना दोस्तों, एपोप्टोसिस के प्रोसेस होती है जो हम आगे पढ़ेंगे सेल में। इससे जितनी सेल रोजाना डैमेज होती है उसकी आयु खत्म हो जाती है, उतनी नई सेल वहां पर डेवलप होती है। इसलिए याद रखना दोस्तों, कभी कभी बहुत ज्यादा मात्रा में हेयर का लॉस होता है। ये सामान्यतः एलोपेशिया एरिटिका, यूनिवर्सल या टोटली का हो सकता है। ठीक है, इस काल में जब हेयर का लॉस होता है आपको स्टिक्स देखने को मिलती है, धारियां जगह आपको वहां पर चमक देखने को मिलती है और आप बोलते हो हाँ साहब देखो यहाँ से बाल कम हो गए। ठीक है, इसीलिए एलोपेशिया यूनिवर्सलाइज में दोस्तों शरीर की सभी जगह में कहीं से भी हेयर कलर, कई बार आप देखते हो आईब्रोज गायब हो गए, कई बार देखते हो मूंछ गायब हो गए, कई बार कहते हो दाढ़ी आ रही साहब ये देखो 2-4 स्पॉट ऐसे हैं जहां दाढ़ी नहीं आती। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग काज होते हैं। इसीलिए इतने प्रोटोकॉल्स में बता रहा हूं, एक भी कारण छोड़े नहीं है, एक भी कारण छोड़े नहीं है। अभी दिखाता हूं आपको। कुछ डिसीज होती है जिसमें हेयर फॉल होता है, जैसे एनीमिया, थायराइड की डिसीजेस, प्रोटीन डेफिशिएंसी, इसीलिए मैंने कहा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कीमोथेरेपी के बाद आप देखते हो पूरे बाल गंजे हो जाते हैं। ठीक है, लो विटामिन लेवल, ये मेन कारण होता है। इसलिए जब भी आप कहीं भी किसी भी पेशेंट को अगर आप देते हो तो याद रखना प्रोटीन डेफिशिएंसी और एनीमिया 2 चीज सबसे कॉमन हिंदुस्तान में है। आप कहीं पर भी देख लीजिएगा, विटामिन सबसे कम होते हैं हमारे, इसीलिए तो सारे बाल व्हाइट होते जा रहे हैं। ठीक है, इस कंडीशन में स्पेशली आपको इन्हीं चीजों को प्रोवाइड कराना है और उसके साथ आपके प्रोटोकॉल पे ध्यान देना है। आप इन्वेस्टिगेशन के तौर पर हेयर को लेकर सैंपल आप भिजवा सकते हो, हेयर एनालिसिस करा सकते हो। मेडिकल हिस्ट्री होने पर हेयर का सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के लिए आप बड़ी लैबोरेटरी में भेज सकते हो। वहां पर पूरी जानकारी निकाली जाती है, सीबीसी टेस्ट करा लो, डायबिटीज टेस्ट करा लो, आप आरएफ फैक्टर करा लो, थायराइड से, आपको सारी चीज सामने आ जाएगी। नहीं भी कराओगे आप परफेक्ट हो दोस्तों, अपने आप पे बिलीव करो, 100% रिजल्ट आपका वेट कर रहा है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, कारण कुछ होते हैं लेकिन निवारण आपको इन्हीं में से ढूंढना है। यही वो निवारण है जिससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर हम लोग सही हैं, आपको सही गाइड कर रहे हैं दोस्तों, तो इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। याद रखना S5C4-Ver1Y, देखो डेंड्रफ का कारण, फंगल इंफेक्शन का कारण, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। S5C4-Ver1Y अल्टरनेट C5L1G, D5 या सेकंड डायल्यूशन, D5 या सेकंड डायल्यूशन। जिम्पल साहब कहते हैं कि D5 है ना, और क्यूडल क्लास साहब कहते हैं नेगेटिव में जाइए, सेकंड डायल्यूशन में जाइए। ठीक है, याद रखना, मैं फिर आपको समझा रहा हूं, मैं बार बार समझाते आ रहा हूं, जहां पर आपको किसी डिसीज में किसी ऑर्गन को सेल टिश्यू
ऑर्गन सिस्टम को न्यूट्रिशन देना है, ऑफकोर्स आप जिम्पल मेथड को फॉलो कीजिए, आप सीधा D5 में जाइए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा है भले न्यूट्रल, सेकंड भी न्यूट्रल है, लेकिन सेकंड डायल्यूशन में मॉलिक्यूल्स कम है और D5 का रोल इतनी दूर है, सेकंड डायल्यूशन का इतनी दूर है। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे इसको न्यूट्रल के साथ में काफी बड़ी जगह पे काम करना है या केवल और केवल वही लोकल पार्ट में काम है, लोकल पे काम करना है तो D5, अगर जनरल काम करना है तो आपको सेकंड डायल्यूशन का उपयोग करना है। आप देखो मैंने मल्टीविटामिन 1 और 2 डायरेक्ट कहा है कि सेकंड डायल्यूशन में दोनों यूज करना। क्यों कहा? मैंने D5 में भी यूज करके देखा, कई बार चक्कर आके एग्रावेशन होता है, लेकिन जैसे सेकंड डायल्यूशन 147 से क्या मिरेकल हमारे हाथ में आने लग गए, है ना। हमारे महाराष्ट्र के डॉक्टर से निवेदन करूंगा, जो देवरे सर के साथ में आए थे, मुझे नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, मैं भूल जाता हूं उनका नाम, उनको हेड्स ऑफ है, उन्होंने बताया, सबसे पहले बताया कि मल्टीविटामिन 1 और 2 देकर मैंने ल्यूकोडर्मा ठीक किया। अब इससे बड़ा एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता, मैंने नहीं किया भाई। अब आप सोच लीजिए, आप ही में से है ना, कोई बाहर से तो है नहीं आदमी। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप प्रोटोकॉल निर्धारित करते हो, ये स्पेशली जब ऑयल ज्यादा लगाते हो, डस्ट में ज्यादा रहते हो, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, डैंड्रफ हो जाता है, फंगस हो जाता है, जिसके कारण स्पॉट होता है, आप देखते हो ज्यादातर, यहाँ पहला प्रोटोकॉल सूटेबल है दोस्तों। इसी के साथ में यदि C5L1 APPG D4 में आपने एक्सटर्नल अप्लाई करा दिया, ठीक है, C5L1 APPG APP में 40% अन्य का मोंटाना होता है, माइंड इट, ठीक है, नए बाल पैदा कर देता है। C5L1 APPG D4 एक्सटर्नल आप अप्लाई कराइए, ये फंगल के लेवल पर सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल के रूप में आपके नजर में आना चाहिए दोस्तों। दूसरा प्रोटोकॉल, जब आप S5C5W को देखते हो D5 में, C3L1F1 A3 अभी मैंने समझाया क्यों D5, और यदि किसी प्रकार का वहां पर हेरिडिटरी कैरेक्टर होता है तो S4 से बेटर कोई मेडिसिन नहीं मिलेगा। S4 में मैंने बताया था, याद कर लीजिएगा, S4 D4 पिल्स के रूप में, ग्लोबल्स के रूप में चूसने को दीजिएगा, बहुत शानदार इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दूसरी बात, जब आपको बात करना है कि भाई मुझे इसको कैसे मोटिवेशन करना है, कैसे मैं यहाँ पर न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करूं, कैसे मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट करूं, मिनरलाइजेशन बढ़ा करके यहाँ पर कैल्शियम और प्रोटीन के, तो प्रोटीन आपको आर्टिफिशियल देना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंथेसिस सेकंड में C4 आपने D2 से डाला, सिंथेसिस सेकंड प्लस C4 D2 से 5 ड्रॉप डाला नॉर्मल ग्रोथ के लिए, आप भी अगर यूज करते हो, आपके बाल लंबे समय तक नहीं जाएंगे। याद रख लेना, मल्टीविटामिन 1 और 2 के साथ अगर सिंथेसिस सेकंड में C4 डाल के लेते हो, आपकी पूरा बाल काले होने की क्षमता बढ़ जाएगी। यदि आपने S5N1 A3 को 1000 इसी प्रकार से रिवर्स किया और ये 3 प्रोटोकॉल किया, हेयर ग्रे भी आपके ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। करके देखिएगा दोस्तों। S5 C4 A1 L1 C1 RE D6 से D10 तक लेकर जाइए। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, ये यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है। यदि कोई भी व्यक्ति सामान्य आपको केवल ये बोल रहा है कि साहब मेरा तो हेयर फॉलिंग हो रहा, बाकी कोई कैरेक्टर नजर नहीं आ रहा, आप इतना कुछ मत दीजिए, सीधे S5 C4 A1 L1 C1 RE को D6 से D10 तक दे दीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त है। लेकिन याद रखिएगा, जब आदमी गंजा होता है ना, टूटली का होता है, पूरा साफ होने लगता है, आपको ऐसा लगता है कि यार ये आगे पीछे इसके बाल बहुत जा रहे, सीधे हो गए, जगह जगह स्पॉट नजर आ रहा है, उस रफनेस को दूर करने के लिए S5 C4 L1 F1 RE FAP, ठीक है, D4। अब देखो स्लास का उपयोग हमने करा और FAP के साथ करा तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। जो रफनेस हो रही है, आपको याद रखना, एलो इसमें स्लास में एलोस कोटिना मिला हुआ है, इसका मेन काम एलोस कैपेंसिस मिला हुआ है, इसका मेन काम क्या होता है, याद रखना दोस्तों, इसका मेन काम होता है इस रफनेस को दूर करना। इसीलिए स्लास FAP को इसके साथ जब मिला लिया और RE को जब मिला है, तो यहाँ FAP सबसे स्ट्रॉन्ग, स्लास उसके बाद RE सबसे कम, और S5 C4 L1 F1 RE ये इक्वल क्वांटिटी में मिलाना। और जब इक्वल क्वांटिटी में मिलाओगे और यहाँ पर लगाओगे, तो आप सोच लो रिजल्ट आपके हाथ में। आप टेली करके देखिएगा कितने तेज आते हैं। L1 S1 C1 A1 F1 L1 RE D1, ठीक है, ये D1 में ग्लोबल्स बनाइए और फ्रीक्वेंटली 10 ग्लोबल्स 4 टाइम। आप पैसा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन D1 में ही बनाइएगा और रिजल्ट लेकर बताइएगा। परफेक्टली रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिल जाएंगे। जो व्यक्ति आपके और मेरे जैसे, जिनको लग रहा है कि नहीं यार आगे जाकर हमको एलोपेशिया हो सकता है, आप डायरेक्टली इसको बनाकर देना शुरू करिए, ठीक है, डेली बना के दीजिए, आप देखिए क्या मैजिक रिजल्ट मिलता है आपको। S2 या S5 L1 C1 N1 W थर्ड डायल्यूशन, अगर लगता है कि हेरिडिटरी कैरेक्टर है इसमें, आगे ना पीछे इसके जाएंगे, आप ये प्रोटोकॉल शुरू कर दीजिए, कंटिन्यू दीजिए उसको। सिंपल हेयर फॉलिंग में जनरल टॉनिक सबसे बेस्ट फार्मूला होता है। थर्ड डायल्यूशन में हमने S5 C5 N1 B की 5-5 ड्रॉप ईच मिलाकर डाला है D3 से। ये पहले जनरल टॉनिक हमने थर्ड डायल्यूशन बना लिया। अगर आपके पास D3 बेस तैयार है तो 30 ml में 30 ड्रॉप डाल लीजिए, 105 स्ट्रोक उठाइए, ये तैयार हो गया। S5 C5 N1 B के 5-5 ड्रॉप डालिए, 10 स्ट्रोक उठाइए, ये तैयार हो गया, आपका सिंपल हेयर फॉलिंग ड्रॉप बन गया। उठा के दे दीजिए पेशेंट को और आप देख लीजिए विद इन 15 डेज, जिनको एनीमिया के कारण बाल झड़ रहे हैं, जिनको हार्मोनल इंबैलेंस के कारण बाल झड़ रहे हैं, 1 2 3 आप चला दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 100% क्योर आपके हाथ में आ जाएगा दोस्तों। ये मेरा चैलेंज है आपको, ठीक है, आप यूज करके देखिए, ठीक है। जैसे आज अब्दुल सर ने प्रूव करके बता दिया, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि सर लाइन लगा दूंगा मैं, और आज उन्होंने उस बात को पूरा किया।
ठीक है, हेड्स अप ऐसे डॉक्टरों को यार जो अपने लेवल पर सेल्फ कॉन्फिडेंस के लेवल पर बात करते हैं, तो किसी दूसरे के लेवल पर बात नहीं करते, खुद ने बनाया खुद ने दिया। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को सबको आह्वान करता हूं, अपने आप पर बिलीव करो दोस्तों। जो चीज मेरी समझ में आती है मेरे से सीखो, जो और किसी के समझ में आती है और किसी से सीखो। ठीक है, आपका दिल जो लगता है वो करते चले जाओ, आपको रिजल्ट आते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों। उम्मीद करूंगा एक एक चीज प्रोटोकॉल के रूप में आपको मिलती चली जाएगी। कॉपी पेन ले लीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि मैंने आपको रजिस्टर में बताया नहीं कि किस लेवल पर क्या प्रोटोकॉल होता है। आज से प्रोटोकॉल की झड़ी शुरू हो जाएगी। जैसे जितेंद्र सर ने लास्ट टाइम आप लोगों को बहुत हेल्प किया है ना, इस बार तो वो भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कितना मैं आपको लेंदी पढ़ा रहा हूँ और स्पीडली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज से प्रोटोकॉल बताना सिखा रहा हूँ आपको कि प्रोटोकॉल कैसे बनाया जाता है। हम लोगों ने ये सिलेक्ट करा, तो क्यों सिलेक्ट करा पर्टिकुलर जगह पे, हमने कल सेल की बात करी थी। आज हम लोग बात करते हैं, जैसे सेल है, सेल से टिश्यू बना, समान फंक्शन करने वाली एक ही सेल के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं दोस्तों। अलग अलग सेल है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं टिश्यू के, लेकिन एक ही प्रकार के काम करने वाली सेल्स, एक जैसी सेल जब ग्रुप बना लेती है, उस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं दोस्तों। बॉडी में कई प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, सभी प्रकार के टिश्यू को मेजरली हम 4 प्रकार में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, नोट करना चालू करिएगा। आपको केवल इतना देखना है कि फलाने ऑर्गन में ये टिश्यू है, मेडिसिन आज से मैं बताना शुरू कर दिया आपको। ठीक है, आपको प्रोटोकॉल बनाने में बड़ी आसानी हो जाएगी दोस्तों। याद रखना, जिसे हम प्राइमरी टिश्यू कहते हैं वो 4 प्रकार में क्लासिफाइड करते हैं। पहली बात करते हैं, आपके पूरी बॉडी में, है ना, पूरी बॉडी में मसल्स टिश्यू होता है। एनालिसिस ग्राफ बताऊंगा आपको मैं, या बता चुका हूं तो आप लोगों को पता है कि उसका प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों। याद रखना, मसल्स टिश्यू में स्केलेटल मसल्स होता है, स्मूथ मसल्स होता है और कार्डियक मसल्स होते हैं। ठीक है, आप जानते हो तीनों का मेडिसिन कौन सा होगा? क्या एक ही मेडिसिन तीनों जगह पर काम कर जाएगी? है ना, आपको मैं यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ये तीनों मेडिसिन अलग अलग होगी। अगर स्केलेटल मसल्स की बात आती है तो सीधा प्रोटोकॉल तय होता है कि कोई भी स्केलेटल मसल्स है, याद रखना दोस्तों, C5L1 का प्रोटोकॉल तय होता है। यदि स्केलेटल मसल की बात आएगी, आपका C5L1 तय हो जाता है। आपको वो चीज बता रहा हूं जो शायद कोई बता नहीं पाएगा। बहुत सारे लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, लेकिन लॉजिक के रूप में बात नहीं करते हैं, हम लॉजिक के साथ बात करते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स की बात कर लीजिए। अब स्मूथ मसल्स कहां पाई जाती है? ऑर्गन के अंदर, है ना। जब आप स्मूथ मसल्स पे काम करेंगे और स्मूथ मसल्स का प्रोटोकॉल आपको तय करना है, तो आप मुझे बताइए, अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, और म्यूकस मेम्ब्रेन के लेवल पर अगर कोई टिश्यू रेमेडी है तो आपको याद रखना है वो है P2L1C1। ठीक है, P2L1C1 ये स्मूथ मसल्स पर काम करती है। ठीक है, तो फिर कार्डियक मसल्स भी हुई भाई। कार्डियक मसल्स पर क्या काम होता है, कौन सी काम करती है? ऑफ कोर्स F1A3। ठीक है, F1A3 डायरेक्टली कार्डियक मसल्स पे काम करती है। तो अब मुझे बताओ, यदि कभी किसी को स्केलेटल मसल्स की प्रॉब्लम है, अगर मैंने आपको कहा S5 C5 है ना, A2 या A3 है ना, L1 F1 WERE, ये प्रोटोकॉल कहा कि D6 में दे दो, क्या स्केलेटल मसल्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी? फाइब्रोमाइल्जिया ठीक नहीं होगा? मैं चैलेंज करने को तैयार हूं दोस्तों, कौन मेरे से चैलेंज करता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक्यूट कंडीशन है, D6 से पर्याप्त है, ऊपर जाना ही नहीं है, लेकिन क्रॉनिक है, आपको ऊपर जाना पड़ेगा। क्रॉनिक है, सीधा 10th 147 से 10th 5th 3rd और 1st पे आ जाइए। मेरी गारंटी है 3 से 4 महीने बाद कभी फाइब्रोमाइल्जिया का पेन आपको नजर नहीं आएगा। इसी प्रकार स्मूथ मसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, ऑर्गन में इंटरनल कोई डैमेज नजर आ रहा है, बगैर P2L1C1 के करेक्ट नहीं कर सकते। ये मेन प्रोटोकॉल्स हैं, इसलिए प्रोटोकॉल। अभी कार्डियक मसल्स है, हार्ट की बात मैं कहता हूं जनरल टॉनिक D5 दे दो, जनरल टॉनिक D6 दे दो। आप जब F1A3 को मिला रहे हो तो कार्डियक मसल्स के लेवल पर जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट होता है, आपको कहा जाता है भाई A3 को WC5B को आप हार्ट पर मसाज कर दो। ठीक है, आप देखो कितनी जल्दी काम होता है। आप A3 F1 को प्रयोग कर दो फ्रीक्वेंटली, देखो हार्ट पर काम करता है। आप पॉजिटिव में देख लेना, हार्ट की धड़कन बढ़ा देगा। यूज करके देखना और फिर बोलना कि यार वाकई में A3 F1 दिया था, धड़कन बढ़ गई। अगर आपने सेकंड डायल्यूशन में दे दिया तो जनरल टॉनिक को सेकंड डायल्यूशन देके देख लेना, बीपी सडन डाउन होना शुरू हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा बीपी, न कम न ज्यादा, बिल्कुल 120-80 के लेवल पर आ जाए। ठीक है, इसलिए प्रोटोकॉल बनाइए, ऐसे बनाइए। दूसरी बात, अगर नर्वस टिश्यू की बात आती है दोस्तों, तो ठीक है, जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, जितनी भी सपोर्टिंग सेल्स होती है दोस्तों, नर्वस टिश्यू के लेवल पर, याद रखना, F1 वेन 1 C5। ठीक है, नर्वस टिश्यू के लेवल पर F1 वेन 1 C5 सीधे नर्वस टिश्यू पर काम करता है। C5 एकमात्र ऐसी मेडिसिन होती है जो नेगेटिव में जाने पर जी के साथ न्यूरॉन को रीजनरेट कर सकती है, लेकिन दुनिया मानती है कभी भी न्यूरॉन रीजनरेट नहीं होता। लेकिन हमारे डॉक्टर आर.के. सिंह सर ने हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया, आपका क्वाड्रिप्लेजिया, कहां का पैरालिसिस एक्यूट और क्रॉनिक है, मास्टरी हासिल कर ली है दोस्तों। आज बहुत सारे लोग
पैरालिसिस को आप गुरु सर को देख लो, है ना। कॉम्प्लिकेटेड केसेस को ऐसे चुटकियों में ठीक करने का कॉन्फिडेंस हमारी फैमिली ने एक दूसरे के सपोर्ट से जगा दिया है दोस्तों। यही कारण है, आप इन चीजों को नोट करते चले जाइए और जब आगे हम लोग इसका डिटेल स्टडी कर रहे हैं आपको और ज्यादा एडवांटेज टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा दोस्तों। तीसरी बात, एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू में कई प्रकार के टिश्यूज आपको नजर आएंगे दोस्तों, स्क्विमस सेल्स, कॉलुमनर सेल्स, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। अगर आपको मैं एक यूनिक फार्मूला बनाऊं तो यहां पर आप याद रखना ये 3 प्रोटोकॉल S5 C1 L1, इसको कभी मत भूलना। यदि कभी किसी को कैंसर में नजर आया भाई स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, कॉलुमनर सेल कार्सिनोमा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स का कार्सिनोमा या कोई प्रकार की इनकी डिफॉर्मिटी नजर आ रही है, आपके दिमाग में सीधा होना चाहिए कि यहां पर ये सेल का नाम है यार, क्या बताया गया था। आप प्रैक्टिकल यूज करना, फिर मुझे गलत साबित करके बताना, ठीक है। S5 C1 L1 ये डायरेक्टली आपके स्क्वेमस, कॉलुमनर, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स पर काम कर रही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लो, ये 4 टिश्यू होते हैं, है ना। कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लो, ठीक है। आप मुझे बताइए कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है, ठीक है, जो कनेक्ट करके रखता है कोलेजन फाइबर से बना हुआ। कार्टिलेज क्या होता है ना, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। बोलने की जरूरत है, कौन सी मेडिसिन काम करेगी, है ना, याद रख लेना इस बात को। जब आप कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करोगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पर C5 L1 का काम है ना, याद रखना। कार्टिलेज पर C3 का काम है, बोन पर C4 का काम है, ठीक है। लेकिन ब्लड पर बता दो, ब्लड पर किसका काम है, S1 L1 A3, ये मेनली यहां पर ब्लड पे काम करती है, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें पता लग रही है तो आपको ऑर्गन का ये कुछ ही मेडिसिन है भाई, हमारे पास तो 60+ मेडिसिन है ना। और जितने आजकल के नए धुरंधर आ रहे हैं, कंपनियां बनती जा रही है, वो तो यही कहते हैं कि 22 मेडिसिन है, लेकिन फिर भी उसको करते करते 38 मेडिसिन पर लाकर छोड़ दिया, कंपाउंड रेमेडी को गायब कर दिया, ठीक है। तो याद रखना, हम चलो ठीक है वही कहते हैं, वही बता रहे हैं हम लोग आपको, कोई अलग नहीं है। तो ये मेडिसिन आपको याद रखना है, ये सब टिश्यू पे काम करने वाली मेडिसिन है। मेमोराइज कर लेना, एक पर्चे में लिखकर आपके पर्टिकुलर जो ग्लास है उसके नीचे आपके पास होना चाहिए, और कुछ समय के बाद उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको भी ताला लगा कर रख देना। यह मेमोराइज हुआ, आपका काम ओके हो गया, ठीक है। तो सेल से बना टिश्यू, हमने टिश्यू भी देखा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गन। ऑर्गन हम लोग कह रहे हैं, अब आप मुझे डिसाइड करके बताओ, हमारी एज के जितने साइंटिस्ट हैं सभी यही कहते हैं ऑर्गन की रेमेडी है। अभी समझ में आया कैसे काम करती है सेल, टिश्यू के बाद ऑर्गन पर आती है। इसलिए याद रखना, ऑर्गन उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा प्राइमरी टाइप के जो टिश्यूज होते हैं उनके मिलने से बनते हैं। यानी कि जितने टिश्यूज हमने बात करी, 2 या 2 से ज्यादा इन टिश्यूज के मिलने से वहां पर कॉम्पैक्टली वो ऑर्गन बनता है। अब आप मुझे बताओ, जब सेल पर काम करी मेडिसिन, जब टिश्यू पे काम करी मेडिसिन, और 2 प्रकार के टिश्यू जब मिलकर बन रहे हैं और आपको प्रोटोकॉल पता लग रहा है कि यार ये 2 प्रोटोकॉल इन 2 टिश्यू के जंक्शन से ये ऑर्गन बन रहा है, आपके पास तो प्रोटोकॉल तय हो गया, ठीक है। आप उस ऑर्गन को जब फंक्शन के रूप में देख रहे हो तो उसके फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसीलिए जब कुछ ऑर्गन, सभी 2 प्रकार, कोई ऑर्गन जो होता है 2 प्रकार के टिश्यू से बना, और कुछ ऑर्गन तो ऐसे हैं जो सभी 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसीलिए जब यहां पर सिस्टमेटिकली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी 3 शास्त्र को निर्धारित किया गया, तो जब कोई भी ऑर्गन बनेगा तो एनाटॉमिकली बनेगा ना, मां के पेट से फंक्शन करना थोड़ी शुरू हो जाएगा। बच्चा पैदा होकर बाहर आया, बाहर होने के बाद देखो लंग्स काम करना शुरू करा, नहीं काम करा तो देखो ब्लूइश हो गया, उसको ऑक्सीजन में रखो नहीं तो मेंटली रिटार्डेड हो गया, है ना। ये सारी चीजें तो आपको याद रखना है। ऑर्गन जब काम करने लायक होता है तो जो काम करेगा 2 प्रकार का काम करेगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ऑर्गन 2 प्रकार के होते हैं, और यही कारण है आपका प्रोटोकॉल तय हो जाएगा यहीं से। एक होता है ट्यूबुलर या होलो ऑर्गन, ठीक है। याद रखना, एक बिल्कुल ट्यूब के नुमा ऑर्गन होगा, ट्यूबुलर या होलो ऑर्गन, खोखला ऑर्गन होगा, ठीक है। और दूसरा होगा पेरेन्काइमल ऑर्गन, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ट्यूबुलर या होलो ऑर्गन पहले आपकी बॉडी में बहुत है, आप देख लो, नोज देख लो ट्यूबुलर है, आप इसोफेगस देख लो, इंटेस्टाइन देख लो ट्यूबुलर है, लंग्स देख लो होलो है, हार्ट देख लो होलो है, ब्रेन देख लो होलो है। इसलिए याद रखना, आपका ट्यूबुलर या होलो ऑर्गन्स और पेरेन्काइमल ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन बॉडी में कुछ ऑर्गन ऐसे भी होते हैं जैसे ब्रेन, लंग्स, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, गॉलब्लैडर, पेनक्रियास, किडनीज, इंडोक्राइन, इन सारे ऑर्गन्स के लिए स्पेसिफिक रेमेडी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मौजूद है, जो पर्टिकुलर टिश्यूज के बिहाफ पर जिनसे वो बना है उसी के लेवल पर आप उस मेडिसिन को पॉजिटिव या नेगेटिव लेकर दे सकते हो। हमने क्या पढ़ा था, हमने टेम्परामेंट पढ़ा था, प्रकृति पढ़ी थी कि भाई ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट, ये सैंग्वाइन टेम्परामेंट, ये मिक्स है, और मिक्स में भी ये बिलियस हो गया, ये नर्वस हो गया, यही पढ़ा था ना। ये पढ़ा था इस व्यक्ति के ऑर्गन जो काम ज्यादा करते हैं, तो जितने भी लोग होते हैं सबसे पहले सैंग्वाइन टेम्परामेंट वाले अफेक्टेड होता है, देन वहां पर लिम्फेटिक टेम्परामेंट वाले अफेक्टेड होते हैं, देन मिक्स टेम्परामेंट वाले होते हैं। इसलिए एक्यूट केसेस हमेशा सैंग्वाइन में मिलेंगे, याद रख लेना, ये बहुत बड़ा मंत्र है आपके टेबल प्रैक्टिस में। जब आप आइरिस डायग्नोसिस करते हो दोस्तों, ये आइरिस डायग्नोसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पहली बात, आपको मैं 3 फोटोज डालूंगा, वो 3 फोटोज आपकी क्लिनिक पे मढ़वा के आपको लगाना है पीडीएफ, और उन तीनों को देखकर आपका प्रोटोकॉल तय करना सीख लेना,
मेरे यहाँ जितने डॉक्टर्स आते हैं मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि ये फोटो देखो, ये मैंने पेशेंट को हाथ लगाया, मैंने नहीं लगाया, स्टेथोस्कोप लगाया, मैंने कहा नहीं लगाया, देखो पल्स डायग्नोसिस और आइरिस डायग्नोसिस, उसके चलने के तरीके, बात करने के तरीके से मैंने डायग्नोसिस करा और देखो रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, यही चीज आपको भी करना है दोस्तों। तीसरा बात, चौथा होता है सिस्टम। ठीक है, आप एक बॉडी का निर्माण कर रहे हो तो लेकिन सिस्टम का निर्माण कर रहे हो, तो ऑर्गन क्या होता है, कई ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी ऑर्गन्स का ग्रुप होता है। ठीक है, आप चलो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात कर लो, है ना, आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में शुरू कहां से कर रहे हो, यहां से शुरू कर रहे हो, माउथ से नीचे की तरफ आए, आप देखो एसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एक्सेसरी ऑर्गन में लीवर, गॉलब्लैडर देख लो, पेनक्रियास देख लो, ये क्या हुआ, ये सारे ऑर्गन्स है ना, लेकिन ये तो ऑर्गन्स का ग्रुप हो गया जो आपस में मिलकर काम करते हैं। और बॉडी के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जितने भी सिस्टम है सबको एक स्पेसिफिक काम दिया गया कि आपको बॉडी का इस लेवल पर काम करना है। याद रखना दोस्तों, प्रत्येक सिस्टम एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम फूड पार्टिकल के डाइजेशन के साथ वहां पर कंसर्न होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं उसको एलिमिनेट करने का काम करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यहां पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑर्गन के बीच सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिनको एनर्जी की जरूरत होती है, और उसी एनर्जी के लेवल पर पूरी बॉडी का वर्क आप देखते हो हेल्दी स्टेट में मेंटेन करने के लिए नेसेसरी होता है। तो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिक वेस्ट के कारण बना हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करेगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बढ़ाने का काम करेगा, रिप्रोडक्शन करने के लिए इन्वॉल्व होगा। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, बॉडी की ग्रोथ को, है ना, और नॉर्मल लाइफ को मेंटेनेंस करने के लिए रेगुलेशन के साथ कंसर्न होता है। अगर ये सब चीजें हमें पता है तो वी आर द बेस्ट। आपको केवल इतना बताना है मुझे 16 महीने में ये सिस्टम है, ये सेल, ये ऑर्गन, सॉरी ये सेल, ये टिश्यू, ये ऑर्गन, ये सिस्टम, ये बॉडी का निर्माण हुआ, ये एनाटॉमी है जिससे ये निर्माण हुआ, ये निर्माण हुआ, इनका आपके डेवलपमेंट में क्या फंक्शन है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देन अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में किसी प्रकार का फंक्शनल या स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ या परिवर्तन हुआ तो आपको पता है एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस में परिवर्तन हुआ, डिसीज हो गया ऑर्गन। अब डिसीज हो गया ऑर्गन तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहां पर आपकी बॉडी में इस ऑर्गन का फंक्शन बढ़ा या घटा, बस ये देखना है। अगर बढ़ा है मतलब पॉजिटिव डिसीज है ना, आपको नेगेटिव मेडिसिन देना है। यदि घटा नेगेटिव डिसीज है आपको पॉजिटिव। ये केवल एक फिलॉसफी है, मैं नहीं मानता इसको, लेकिन एक फिलॉसफी है। ये ऑर्गन अगर जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है यानी कुछ ना कुछ लिंक ऐसा है जो उसको मजबूर कर रहा है कि भाई तू जरूरत से ज्यादा काम कर। ठीक है, आपका दिमाग, जैसे मान लो आपको आज पैसे की जरूरत है और आपने कहा आज 8-10 पेशेंट आ जाना चाहिए लेकिन नहीं है। ठीक है, कल आपको वो काम था, 2 बजे काम था, लेकिन आज आप घर आके बिल्कुल दिमाग से सोच रहे हो, रात भर नींद नहीं यार कल पेमेंट का कैसे जुगाड़ करूंगा। लेकिन कल आप 9 बजे क्लिनिक पे गए, धड़ाधड़ 20-22 पेशेंट आ गए, आप 10 का सोच रहे हो तो 20-22 आ गए। ठीक है, ये टेलीपैथी होता है दोस्तों। आप जो चीज को सोचते हो ना, आपके साथ जिस समय होना चाहिए उस समय नहीं होता, उसके बाद होता है, लेकिन हो जाता है। अगर आपने पॉजिटिव थिंकिंग रखी है होगा, आप सोच के गए नहीं यार आज तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आप गए हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, मेरे दुख के समय में मैं भी ऐसे ही, मेरे गुरुओं से यही मुझे सीखने को मिला है कि बेटा नेगेटिव से सोचो। आप नेगेटिव सोचते रहो कि ऐसा होगा, पॉजिटिव हमेशा होगा। अगर आपने पॉजिटिव सोचा हाँ ठीक है सब हो गया, एटीट्यूड आ गया, आप में ईगो आ गया, मैं आपको बता रहा हूं जिसने ईगो पाला है ना 2 साल के अंदर खत्म हो गए। मेरे जितने सीनियर थे जिन्होंने मुझसे कहा ले चाय लेके आ, समोसे लेकर आ, मेरे साथ ये स्थिति क्रिएट की गई है दोस्तों। इसलिए मैं बहुत ज्यादा पजल्ट हो गया था ऐसे लोगों से, और इसीलिए मैंने ठाना था सबको मेरे से भी अच्छा बना के छोड़ूंगा। याद रखना आपकी मेहनत आपके साथ जाएगी दोस्तों। मेरा आप कुछ नहीं दोगे, आप गिनती के 2 पेशेंट के फीस दे रहे हो 1 महीने के, जोड़ लेना 16 महीने का प्रोटोकॉल को जोड़ लेना। और भी कई भारतीय कोचिंग क्लास पढ़ा रहे हैं, आप सोच लेना उनमें और हम में कितना अंतर है। हम लोग पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं एज के लिए दोस्तों, आपके लिए काम कर रहे हैं। अब आप जितना अपने आप को मेरे साथ जोड़ सकते हो जोड़िए, करिए। आप 1 साल बाद नई गाड़ी लेकर मेरे आओगे ना, मुझे देने नहीं आओगे, अपने लेवल पर आओगे। याद रख लेना ये आपका लेवल होगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं एज इज द बेस्ट। आप केवल एज को बेस्ट बनाने की कोशिश करो, अपने आप बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना आप मूवमेंट कर रहे हो तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या कर रहा है, बॉडी के साथ स्टेबिलिटी बना रहा है, स्थिरता बना रहा है, आपके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, बौद्धिक ज्ञान के साथ चलने फिरने के लिए, यानी आपकी बॉडी का जितना भी मूवमेंट हो रहा है सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम नर्वस सिस्टम कर रहा है। अब आप मुझे बता दो, क्या आपने मेरे से कुछ सीखा? आज मैंने जो बताया इससे क्या सीखा? मैं आपको जो कसरात सेमिनार में आए थे, जो बैंगलोर सेमिनार में आए थे, इनको सबको मैंने बोला लिंक ढूंढना सीखिए। ठीक है, आज हमारे गौरव सर ने बहुत ही मल्टीपल डिसऑर्डर के केस को क्विकली ठीक कराया दोस्तों, विद इन अ शॉर्ट टाइम में ठीक कराया। ठीक है, ऐसे नहीं कर दिया, ऐसे नहीं कर दिया, लिंक ढूंढा उन्होंने। और आज हमारे टॉप डॉक्टर्स ग्रुप में जो उस प्रोटोकॉल को उन्होंने दिया, सबको एक्सप्लेन किया कि मैंने ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे इस पेशेंट के सिम्टम को रिकवर किया, क्योंकि यहां से इसका लिंक देखा, यहां से इसका लिंक दिखा, इसका फंक्शन कम किया, इसका फंक्शन बढ़ा दिया, मैंने ठीक कर दिया। दैट इज द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। इसलिए ऑर्गेनिक, जब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिद्धांत को पढ़ते हो तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक सिद्धांत ये कहता है कि ये एकमात्र साइंस है जो कंप्लीट साइंस है, बस आपको समझने की जरूरत है। जिस दिन
1000 डॉक्टर मेरे जैसे या हमारी एज फैमिली के स्टार डॉक्टर के रूप में सामने आ गए ना, गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कोई चीज होती है दोस्तों, याद रख लेना। क्योंकि हमने स्मेल थेरेपी को जोड़ा, हमने इंजेक्शन थेरेपी को जोड़ा, हमने एक्सटर्नल थेरेपी को जोड़ा, हमने मोटिवेशन को जोड़ा, हमने प्रैक्टिकल अप्रोच को जोड़ा, हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी को जोड़ा। आज के पहले तो कभी सुनने को नहीं आया है ना। अभी तो धड़ल्ले से कोचिंग क्लासेस जगह जगह, यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे देखो, जगह जगह हो गई, लेकिन इसके पहले कभी नहीं हुआ। आज अगर हमको हमारे जैसे गुरु मिल जाते हैं तो दोस्तों, हमारे ग्रुप में काफी ऐसे सीनियर है जो हमारे क्लासमेट है, ठीक है। हमें बुरा लगता है कि आज हम लोगों को कोई गुरु अगर हमारे जैसे मिलता तो शायद आज हम भी कहां से कहां होते हैं दोस्तों। हमने बहुत तकलीफें झेलकर आपको ये साइंस दे रहे हैं, बस आपको अडॉप्ट करना है दोस्तों। काम करना नहीं करना आपके ऊपर है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जितना आप फीस दे रहे हो मेरे लिए पर्याप्त है, लेकिन आप अगर नाम और फेम आएगा तो हमारा ऑटोमेटिक नेम और फेम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं दोस्तों सेल के स्ट्रक्चर की। ये सेल है, यहां पर सेंटर में आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स की बात देखो, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, जब ये पूरा सिस्टम सेल, टिश्यू, ब्लड और लिम्फ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मुझे बताना। ऐसे गिनती में कोड़ियों के डिसीजेस आप यूं बोलोगे अरे यार कोई मतलब नहीं, मैं फटाफट क्योर कर दूंगा। याद रखना दोस्तों, प्रत्येक सेल बॉडी और एक मेम्ब्रेन जो सेल बॉडी को कवर किए रहती है उससे बनती है। ये एक सेल है, ये एक सेल बॉडी है, उसको कवर किए हुए है, ठीक है। याद रखना सेल बॉडी को भी दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब ये इसको घेरेगा तो इस सेल के स्ट्रक्चर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहला कैटेगरी होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा कैटेगरी है साइटोप्लाज्म, तीसरा कैटेगरी है न्यूक्लियस। अब आप में से कई लोग बोलेंगे अरे ये क्या बकवास चालू कर दिया, आप मुझे बताओ मेडिसिन का प्रयोग कैसे करोगे, कैसे आप बॉडी में सेल तक मेडिसिन पहुंचाओगे, है ना। आपको जब सेल के बारे में पता ही नहीं है, आप मुझे बताओ ग्लूकोज या अल्कोहल में से कौन सी चीज सबसे पहले सेल में अडॉप्ट होगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स, ठीक है। आप ये बताओ जितने विटामिन होते हैं वाटर सोल्यूबल और नॉन वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, उनमें से कौन अडॉप्ट होगा, ठीक। यही कारण है हम लोग फेलियर के लेवल पर थे। लेकिन जब हमने इस साइंस को समझा, इस साइंस के लिए मैंने बीएचएमएस किया दोस्तों, बहुत स्ट्रगल करके बीएचएमएस किया है मैंने दोस्तों, और तब मुझे समझ में आया कि यार होम्योपैथ में क्या रखा है, एज में जो रखा है ना। तब मैं एज को बहुत डीप में जानने लगा। धीरे धीरे आप देख रहे हो मेरे गुरुदेव डॉक्टर के आर वर्मा सर, सुमेश गांधी सर, मलिका मैम, हमारे देवानंद सर, हम देखो हम कितने लोग हम मिल गए और आज देखो काम कितना जबरदस्त हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आपसे भी यही उम्मीद करूंगा, काम करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, बहुत जल्दी हमारे दिन आने वाले हैं, हमारा फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर है, मैं दावे से कहता हूं कोई भी मेडिसिन आपको अंदर भेजना भेज सकते हो, उसी आधार पर ऑर्गेनो बूस्टर बना हुआ है। सेल के फंक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं, सेल के स्ट्रक्चर से हमें बहुत कुछ लेना देना, क्योंकि यही सेल के स्ट्रक्चर का प्राइमरी ब्रेड में C1, सेकेंडरी में C2, थर्ड में C3, फोर्थ में C4 और फिफ्थ में C5। उसके बाद तो सब ऑर्गन की रेमेडी है। C1 से C5 चलाना सीख गए, ऑर्गेनो बूस्टर C1 से C5 चलाना सीख गए, तो फिर आप C6 किडनी पे चले जाइए, C10 लीवर पे चले जाइए, C13 म्यूकस मेम्ब्रेन थॉट पे चले जाइए, बोन मैरो पे चले जाइए, आप C15 स्टमक कैंसर पे चले जाइए, C17 आप यूरिनरी कैंसर पे चले जाइए, बोन मैरो कैंसर पे चले जाइए, आपने तो सब कवर कर लिया, ठीक है। याद रखना दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जो सेल बॉडी को इन्वॉल्व किए रहती है, ठीक है। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। याद रखना, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। यदि मेम्ब्रेन सेल के बाहर फ्लूइड को पृथक करने का काम करती है, इसलिए याद रखना दोस्तों, इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ये एक सेल है, इसके बाहर की तरफ ये फ्लूइड पाया जा रहा है, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा के द्वारा सेल से अलग हो रहा है। यानी सेल के अंदर से जो फ्लूइड है उससे बाहर वाले फ्लूइड को अलग कर रहा है, इस फ्लूइड को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। जो फ्लूइड सेल के अंदर होता है उसको क्या बोलेगा, इंट्रा सेल्यूलर, जो सेल के अंदर है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर, क्लियर। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, ये मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, इसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है। सेमी परमेबल अर्ध पारगम्य होती है, इसलिए कुछ सब्सटेंसेस जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के बीच फ्री एक्सचेंज होते रहते हैं। यानी जो भी चीज ब्लड वेसल्स के माध्यम से जब आपने यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड में न्यूट्रिशन को छोड़ा, ये न्यूट्रिशन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में इस पोर्स के माध्यम से अंदर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड था, इस पोर्स के माध्यम से यहाँ पर आ गया, यानी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन अंदर आया, मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर गया। यही वो जगह होती है जहां से मेडिसिन आप अंदर भेज सकते हो और मेटाबॉलिक वेस्ट को निकाल सकते हो, यानी एनाबॉलिक एटाबॉलिक प्रोसेस को बैलेंस कर सकते हो। यदि आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया, यू कैन क्योर ऑलमोस्ट ऑल डिसीजेस। जो मॉडर्न साइंस सोचना बंद करता है, आप वहां से सोचना शुरू करते हो। याद रखना दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है अलग अलग होती है, माइंड इट। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ये एक सेल है तो जरूरी नहीं कि सारी सेल की थिकनेस एक जैसी हो,
ठीक है, याद रखना सारी सेल्स जो होती है उनकी थिकनेस अलग अलग होती है, जो 75 से लगाकर 111 आर्मस्ट्रॉन्ग तक देखी जाती है। याद रखना दोस्तों, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन का जब लेवल देखा जाएगा बॉडी में, हर जगह, आंखों में देख लो आप, आईलिड्स के लेवल पर देख लो आप हथेलियों में देख लो, लग रही है कि आपको एक जैसी, हर जगह वेरिएशन होगा। यही कारण है सेल मेम्ब्रेन जब 3 प्रकार के सब्सटेंसेस से बनी होगी, आपको ये याद रखना है। और ये इसलिए भी याद रखना है कि जब आप डाइट खाते हो, न्यूट्रिशन करते हो, मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हो, तो प्रोटीन आपके पास आता है, लिपिड्स आपके पास आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास आते हैं, नहीं आते? हर चीज आपकी बॉडी में रेगुलर अमाउंट में होना जरूरी है। यदि इनमें से कोई भी अमाउंट अगर गड़बड़ हुआ, आप मान के चलिए सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन गड़बड़ हो गया, ठीक है? इसलिए सेल मेम्ब्रेन 3 प्रकार के सब्सटेंसेस का बना होता है। आपको हमेशा याद रखना है ये चीज, और ये चीज याद रख ली तो आपको किसी भी लेवल पर किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपना प्रोटोकॉल खुद बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट, ये तो चीज आप देखते हो, है ना? आपने देखा ओबेसिटी हो गई, आपने कहा साहब लिपिड बहुत ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा, ठीक है, दुबला पतला हो गया, अरे यार इसके तो मसल्स स्ट्रेंथ ही कम हो गई, ये तो न तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है इसको, ना प्रोटीन मिल रहा है, ना फैट मिल रहा है ना? याद रखना दोस्तों, प्रोटीन हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में जरूरी होता है, इसलिए याद रख लेना। इसलिए 55% प्रोटीन का डिमांड आपकी बॉडी में, कोई भी कमजोरी, कोई भी वीकनेस, कोई अब जैसे एलोपेशिया पड़ा है, यहां भी प्रोटीन की डिमांड है ना? याद रखना, जितनी भी डिसीजेस आपको नजर आ रही है, 100% डिसीजेस में से 55% डिसीजेस में प्रोटीन का रोल आपको याद रखना है। ये मेमोराइज कर लीजिएगा अपने माइंड में। दूसरी बात आती है लिपिड्स की। 40% लिपिड्स का रोल होता है आपकी बॉडी में, जो आपकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में, सेल के फंक्शंस को मेंटेन करने में नेसेसरी होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? कैन यू बिलीव इट? ओनली 5%। केवल 5% नेसेसरी होता है, जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होता है, आपके बॉडी में डिपॉजिट होता है। क्यों? क्योंकि जितना आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, सबसे पहले मेटाबॉलिक प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है, और उसके बाद में थोड़ा बहुत अगर बचता है तो स्टोर होता है, अन्यथा उसके बाद में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, और जो प्रोटीन अगर वहां पर निकल जाता है, उसके बाद लिपिड का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, और इन्हीं नेचुरल प्रोसेस के बिहाफ पर तय होता है कि आपकी बॉडी का मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है, आपकी बॉडी का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दोगे, मान लो आप किसी को डाइट कंट्रोल करा रहे हो कि भाई आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपका तोंद निकला हुआ है, आपका बटक्स निकले हुए हैं, आपकी ओबेसिटी को कंट्रोल करना, आप उसको कहो शक्कर मत खाए, मैदा मत खाए, ग्लूटीन यानी गेहूं मत खाए, आप कार्बोहाइड्रेट उसको मतलब पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट का कोई भी चीज मत दीजिए, दूध से बनी हुई चीजें मत दीजिए, आप पर्टिकुलर बेकरी की चीजें मत दीजिए। आप देखिए वेट हर महीने बिना कारण से 2 से 3 किलो वेट कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां कार्बोहाइड्रेट तो ऑलमोस्ट नगण्य मात्रा में, लेकिन प्रोटीन और लिपिड का उपयोग होता जाएगा, बॉडी से ये रिड्यूस हो जाएगा, खासतौर से लिपिड सबसे पहले रिड्यूस होना शुरू होगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। इसीलिए कहते हैं मसल मास, बॉडी वेट और बॉडी फैट दोनों अंतर होता है, याद रख लेना दोस्तों। वहां पर कंट्रीब्यूशन क्या होता है आपको समझ में आ रहा है ना? इसलिए मेरा कहना बहुत स्ट्रिक्टली है, बिल्कुल पॉजिटिव वे में कह रहा हूं, आपको केवल थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना है, बाकी आपसे मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक्सपेक्टेशन पूरे एज जगत को, एज फैमिली को, कि आप क्या कर जाएंगे। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब स्ट्रक्चर के आधार पर सेल मेम्ब्रेन को आप देखते हो, एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है दोस्तों। ठीक है, ये 3 लेयर मेम्ब्रेन होती है, इसमें 3 लेयर पाई जाती है। ठीक है, ये मैं कल बताऊंगा, मतलब मंडे बताऊंगा, लेकिन याद रखना 3 लेयर पाई जाती है, और ये तीनों लेयर याद रखना कैसे, जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हो दोस्तों, तीनों लेयर के सेल मेम्ब्रेन यहां पर आपको नजर आएंगी। ठीक है, आप जब एक सेंट्रल इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर कहते हो, एक लेयर होती है सेंट्रल जो इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर होती है, और जो 2 लेयर होती है इलेक्ट्रॉन, जो 2 लेयर होगी वो इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती है, घनी लेयर। ठीक है, याद रखना जो 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती है वो सेंट्रल लेयर के दोनों तरफ, यानी सेंट्रल के दोनों तरफ, मैंने डायग्राम शो किया आपको, इसको मैं मंडे आपको समझाऊंगा, लेकिन एक 5 मिनट का आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों। जब ये सेंट्रल लेयर है, ये लिपिड लेयर होती है, जो लिपिड लेयर होती है वो सेंटर में होती है, और दोनों साइड प्रोटीन लेयर होती है दोस्तों। जानते हो कितनी इंपॉर्टेंट होती है? जो अन्य 2 लेयर होती है वो प्रोटीन लेयर होती है, जो प्रोटीन के द्वारा बनी होती है, और सेल मेम्ब्रेन में कुछ मात्रा में दोस्तों इन तीनों लेयर के बीच बीच में कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। अब इसका जो पूरा डिटेल डेमोंस्ट्रेशन है मंडे को दूंगा, और मंडे के दिन आपको बता दूंगा कि सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से इन तीनों के स्ट्रक्चर को आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, और क्या प्रोटोकॉल आप सिलेक्ट करेंगे जिसके माध्यम से डायरेक्टली आप वहां पर टच कर दोगे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, आप उसको रिजॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो आज हम यही तय करते हैं। उम्मीद करूंगा मेरी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, दूसरी बात, मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि मैं वैसे मंडे से थर्सडे तक, यानी गुरुवार तक क्लासेस लेता हूं, सॉरी शुक्रवार तक क्लासेस लेता हूं, और आप लोगों के कहने पर ही मैंने सैटरडे की क्लास बंद किया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम सैटरडे तक कंटिन्यू करें तो आप टेलीग्राम पे या मुझे मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पे। और अगर, क्योंकि मैं बहुत लेंथी पढ़ाता हूं, स्पीड में पढ़ाता हूं, अगर आपके पास नोट्स नहीं बने, मुझे 16 महीने की जगह 22 महीना पढ़ाना मंजूर है, लेकिन आप में से किसी का नुकसान हो वो मुझे मंजूर नहीं।
ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा ग्रुप में, आप फैमिली हो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करना है दोस्तों, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे को अगर कोई प्रोटोकॉल आता है तो आपको सपोर्ट करना है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे इसीलिए तहे दिल से बोल रहा हूं, प्रोटोकॉल तभी पूछिए जब आपको पूछते आए। मैं आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा हूं, आपके पास पेशेंट आया, 4 महीने पुरानी रिपोर्ट है, आप सिम्टम ही नहीं बता रहे, रिपोर्ट डाल दी, रिपोर्ट के बल पर इलेक्ट्रोमेगनेट कोई भी चिकित्सा नहीं कर सकता दोस्तों, दिमाग चलाइए, आप खुद भी नहीं कर सकता। आप जब पूरे कैरेक्टर को बताएंगे कि भाई हाँ ये चीजें इसको ये हो रहा है, तब आप वहां पर पूछिए कि ये कैसे